जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। इसी के साथ मैं अवनीश कुमार मिश्रा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर क्लास में। मैं आप सभी को प्रतिदिन जीके जो जीएस की ट्रिक है मैं लेके आता हूँ, लेकिन अब मैं इसी में थोड़ा सा बदलाव किया हूँ कि जो जीएस की ट्रिक है इसको मैं एक सब्जेक्ट वाइज दूंगा। आज मैं आपको इतिहास से रिलेटेड आपको मैं ट्रिक प्रोवाइड कराऊंगा। तो इतिहास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। क्या कहते हैं? हिस्ट्री। HISTORY, हिस्ट्री। तो मैं आपको इतिहास के विषय में, इतिहास के बारे में मैं आपको अब यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम इतिहास की जब बात करेंगे, इतिहास किसे कहते हैं, इसके माध्यम से कुछ चीजों को डेवलप करते हुए चलेंगे, जानते हुए चलेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास जो हमारा बीता हुआ, जो हमारा बीता हुआ हमारा समय है, बीता हुआ हमारा जो समय है, उसे बीते हुए जो हमारा समय बीत चुका है उसको जब हम जानने की इच्छा करते हैं तो उसको हम कैसे जानेंगे? इतिहास के माध्यम से जानेंगे। तो इतिहास के माध्यम से हम बीते हुए समय, बीते हुए जो हमारा ज्ञान है, पिछले ज्ञान को हम जानेंगे इतिहास के माध्यम से। तो थोड़ा डस्टर ले लें। तो जो पिछले समय में हमारा जो बीत चुका है उसकी जानकारी हमको किससे मिलती है? इतिहास से मिलती है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे, दोस्तों ये जानेंगे कि इतिहास का जनक कौन है। सबसे पहले हमको ये जानना है ना कि इतिहास का फादर कौन है। अगर हम जाने इतिहास, एक सेकेंड, ज्यादा समय नहीं लगेंगे, अभी बात कर से थोड़ा सा नहीं निकल लेते। इतिहास के अगर हम जनक को जाने तो इतिहास का जनक कौन है, तो सबसे पहले हमको यही जानना है कि इतिहास का जनक कौन है। तो इतिहास के जनक को नॉर्मल सी बात है, हम सभी जानते हैं इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। से बात करते हैं इतिहास का जनक। पहले हम जनक की बात करते हैं। तो इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस है। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के फादर, इतिहास के पिता, माने इतिहास के जन्मदाता कह सकते हैं हम किसको? हेरोडोटस को। ये चीज जान चुके हैं। हम इतिहास में बात करेंगे, इतिहास में हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। प्राचीन हम बात करेंगे इसकी प्राचीन इतिहास की। इतिहास में हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे ट्रिक के माध्यम से। मैं बता रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से, हम ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। जब इतिहास की बात करेंगे किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन मीन्स क्या होता है? पुराना। क्या होता है? पुराना। क्या होता है? पुराना। प्राचीन मीन्स पुराना, और इतिहास माने बीते हुए समय की जानकारी। जो पुराने समय में जो बीत चुके हैं हम उनकी जानकारी करेंगे प्राचीन इतिहास के माध्यम से। तो आइए हम जानते हैं पहला चीज कि प्राचीन भारतीय, आइए हम लिख के आपको बताते हैं, काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्राचीन इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। प्राचीन इतिहास की जानकारी की प्रमुख स्रोत क्या है? जो हमारे प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास की जानकारी के हमारे प्रमुख स्रोत क्या है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो हमारा ट्रिक है, तो हमारा ट्रिक जानते हैं क्या है? धर्मपुर पर एक विशेष से हम बात करेंगे। धर्मपुर पर विशेष। तो ये हमारा ट्रिक है, धर्मपुर पर विशेष। तो हम धर्मपुर पर जब विशेष बात करेंगे, प्राचीन में क्या है? प्राचीन हमारा धर्म से क्या है? संबंधित है।
तो प्राचीन में हम जब बात करेंगे धर्म की, तो प्राचीन की जो मुख्य बातें हैं, मुख्य जानकारी है, किससे निकल के आती है? धर्म पूर्व पर विशेष की। तो हम धर्म की जब बात करेंगे, धर्म, जब हम धर्म की बात करेंगे, धर्म इसमें, तो इसमें से मैं धर्म लेता हूं, तो धर्म से जानते क्या होता है? धर्म से क्या होता है? धर्म ग्रंथ। क्या होता है? धर्म, धर्म ग्रंथ। क्या है? धर्म ग्रंथ, जो हमारे प्राचीन इतिहास की जानकारी की प्रमुख स्रोत है और पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के द्वारा हम क्या करते हैं? प्राचीन इतिहास की जानकारी को प्राप्त करते हैं। पूर्व, इसका धर्मपुर जो मेरा है, धर्मपुर विशेष है, तो धर्मपुर, पुर से क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। जो पुरातात्विक, जो पुरातात्विक, जो पुरातात्विक जो हमारा साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा ही हम प्राचीन इतिहास की जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो पहला धर्म ग्रंथ के द्वारा प्राचीन इतिहास की जानकारी को हम ज्ञात करेंगे। बोलते रहिएगा मेरे साथ। धर्मपुर, धर्म ग्रंथ के द्वारा, पूर्व से पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा, और पर, ये बचा ना तीसरा पॉइंट है पर। पर का मतलब होता है क्या? प्राचीन ग्रंथों के द्वारा। किसके द्वारा? प्राचीन ग्रंथों, प्राचीन ग्रंथ के द्वारा हम क्या करते हैं कि प्राचीन ग्रंथों के द्वारा क्या होता है कि प्राचीन ग्रंथों के द्वारा हमको जो जानकारी मिलती है वो प्राचीन इतिहास के बारे में हमको बताती है। एक इसका प्रमुख स्रोत ये भी है प्राचीन ग्रंथ। प्राचीन ग्रंथ के द्वारा भी हमको प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो धर्म पर विशेष, जब हम विशेष की बात करते हैं यहाँ पे विशेष, तो जब हम विशेष की बात करेंगे तो विशेष हमारा क्या होता है? विदेश। जो विदेश से हमारे, जो हमारे विदेश से यात्री आए हुए थे, आए थे, उनसे हमको क्या मिलती है? उनसे हमको विशेष जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? विशेष, विशेष, विशेष जानकारी हमको प्राप्त होती है। जो विदेशी यात्री, जैसे चीनी यात्री था फाहियान, उसके हम जो फाहियान से अगर हम जुड़ेंगे तो उसमें हमको प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मतलब धर्मपुर पर विशेष मेरा टॉपिक है, इसका धर्मपुर पर विशेष है। जब धर्मपुर पर विशेष की बात करेंगे तो हमको प्राचीन इतिहास की जानकारी मिल जाएगी। धर्म से क्या होता है? धर्म ग्रंथ के द्वारा प्राचीन इतिहास की जानकारी। पूर्व से पुरातात्विक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं, तो पुरातात्विक जो हमको साक्ष्य मिलती है, जैसे राम मंदिर बना उसमें पुरातात्विक साक्ष्य हम लोग को मिलता था कि हाँ यही राम मंदिर था, तो उससे मेरा प्राचीन इतिहास जो है, प्राचीनता के बारे में हमको पता चलता है। और पर, प्राचीन ग्रंथ के द्वारा, माने पर से प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ में भी हमारे प्राचीन इतिहास की काफी उल्लेख है, जानकारी है, उससे हमको प्राप्त होता है। और विशेष की जब बात करते हैं तो विदेश से आए यात्रियों के विवरण, जो आने से उनके यात्रियों के आने से विवरण था, तो उनके विवरण, 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 उनके आने से जो हमको विवरण था, जो यात्री आए थे जो हमारे देश में, तो उनसे मिले विवरण और उनसे मिले साक्ष्य के द्वारा हम लोग जानते हैं कि हाँ ये यात्री आए थे और भारत में इनसे हमारे प्राचीन इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं। आइए हम बात करते हैं अब अगले टॉपिक की। पहला टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ प्राचीन इतिहास के ग्रंथ के बारे में, जिसमें हमारा धर्मपुर पर विशेष बात करते थे, जिससे हमारे प्राचीन इतिहास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरा मेरा आज का है, दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है वेद की संख्या 4 है। क्या है? वेद की संख्या कितनी है? पहले वेद की संख्या 4, यानी 4 है। वेद की संख्या कितनी है? 4। इसको अगर ट्रिक के माध्यम से अगर हम जाने, मान लीजिए बहुत लोग भूल जाते हैं, तो ट्रिक की बात करते हैं तो सारी आयुज। क्या है? सारी आयुज, आयुज मीन्स सारी। जब हम बात करते हैं सारी आयुज की, तो सा से हो जाएंगे सामवेद, सामवेद, र से सारी, तो री से बात करेंगे अगर हम
तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी ऋग्वेद, हाँ, सामवेद, ऋग्वेद। आयुष, आयुष से क्या बात करेंगे हम, अ से यहाँ लेंगे तो अथर्ववेद। क्या हो जाएगा मेरा, अथर्ववेद, अथर्ववेद। यहाँ पे हो जाएगा मेरा अथर्ववेद। और चौथा और यजुर की बात जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा यजुर से आयुज, युज है ना, युज, तो युज से मेरा हो जाएगा, यहाँ पे युज लिखा गया है, युज, ये युज है, तो युज से हो जाएगा मेरा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद, ये हो जाएगा मेरा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद, तो यहाँ पे सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की बात हम लोग जानते हैं किस ट्रिक के माध्यम से, सारी आयुष, सारी आयुष के माध्यम से हम जान जाएंगे कि वेदों की संख्या 4 है, इतना हमको याद रखना है। इसका ट्रिक है सारी आयुष। सारी आयुष का मतलब होता है सा से सामवेद, री से ऋग्वेद, अ से अथर्ववेद, यु से यजुर्वेद। ये बहुत छोटा सिंपल सा था, मैं सोचा इसको भी बता चलूं। तो मैंने वेद की बात कर ली, कौन कौन से वेद होते हैं, वेदों की संख्या कितनी होती है, तो वेदों की संख्या 4 होती है। तीसरा पॉइंट मैं कर लेता हूं उपवेद। जब वेद की बात करूं तो उपवेद क्यों छोड़ दूं, उपवेद, उपवेद की जो संख्या है, उपवेद के नाम कौन कौन से हैं, उपवेद के नाम को याद करने, उपवेद के नाम। आइए जानते हैं कितने उपवेद होते हैं। उपवेद के नाम क्या है, ट्रिक जानते हैं। जब हम ट्रिक की बात करते हैं उपवेद की, तो गंधसी आय, गंधसी जब आय करेंगे, गंगसी क्या है, गंग, गंधसी आय, गंधसी आय। तो जब हम गंधसी आय की बात यहाँ करते हैं, गंधसी आय की, तो ये मेरा ट्रिक है। तो इसमें गंधर्व वेद आ जाएगा, मतलब जो उपवेद है, उपवेद की भी संख्या 4 है, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद और आयुर्वेद, ये 4 वेद है। तो जब हम बात करते हैं गंध से, फिर ध से, ग से, ध से, तो जब हम ग की बात करते हैं, सबसे पहले गंधर्व वेद की बात कर लेते हैं। किसकी, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, ठीक है, गंधर्व वेद। तो गंधर्व वेद की बात हम कर लिए, गंधर्व वेद, गंधर्व, ओ ठीक है, गंधर्व ऐसे होगा, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। ध से धनुर्वेद, क्या हो जाएगा, धनुर्वेद, 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 धनुर्वेद। गंधर्षि, गंधसी आय, जब गंधसी आय आती है तो उपवेद होते हैं 4, उपवेद की संख्या होती है ये भी 4, जिसमें गंध से गंधर्वेद, धनुर्वेद, और उसके बाद से सी से बताया था आपको शिल्प वेद, जिसमें हम क्या करते हैं, शिल्प से जुड़े हुए वेदों के बारे में जानते हैं। शिल्प वेद, जैसे पहले राजा महाराजा क्या कराते थे, एक शिल्प पे, एक शिला पे कुछ गुदवा के लिखवा देते थे, तो उस समय शिल्प वेद का ज्ञान होना काफी आवश्यक होता था। आज भी ऐसे ऐसे शिल्प कलाकृतियों में ऐसी चीजें लिखी होती हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाते हैं। और शिल्प वेद मतलब कि शिल्प कला के माध्यम, शिल्प को बना के, मूर्तियों को बनाकर हम उन सब चीजों को प्रकट कर देते हैं बिना कहे, बिना बोले। जैसे भगवान की मूर्ति बनाना, ये शिल्प वेद का ही, शिल्प वेद में ही आते हैं, आपको पता होगा। और गंधसी आय, जब आय की बात करेंगे यहाँ पे, तो चौथा पॉइंट मेरा, जब आय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयुर्वेद, आयुर्वेद आप सभी जानते हैं, आयुर्वेद। जब आयुर्वेद की बात आती है, गंधर्व वेद ऐसे लिखिए है, गंधर्व, ठीक है। जब आयुर्वेद की बात आती है तो आयुर्वेद, आज पूरा भारत आयुर्वेद से अछूता नहीं। जब उपवेद की बात, आयुर्वेद से ही हम बहुत सारे दवाइयों आदि इन सब चीजों का निर्माण करते हैं और पता लगाते हैं कि हाँ, आयुर्वेद का आज हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। तो आयुर्वेद, तो उपवेद की संख्या 4 है, गंध सी आय इसका ट्रिक है। गंध की आय से हम जानेंगे उपवेद कितने होते हैं। उपवेदों की संख्या 4 होती है। गंध की आय, गंध से गंधर्व वेद, गंध से गंधर्व वेद, ध से धनुर्वेद, सी से शिल्प वेद, और आय से आयुर्वेद।
तो इन तीसरे ट्रिक को हम जाने बहुत अच्छे से। उपवेद की संख्या 4, गंध सी आय, गंग से गंधर्वेद, ध से धनुर्वेद, सी से शिल्प वेद और आ से आयुर्वेद। आइए हम बात करते हैं अगले और चौथे टॉपिक की। ये भी बहुत अच्छा बात है। अभी मैं आपको हम प्राचीन इतिहास से ही रिलेटेड प्रश्न को लेकर चल रहे हैं। काफी मैंने नोट्स किया है प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा किया है कि आपको मैं एक तरह से एक पॉइंट ऑफ व्यू से ले चलूं ताकि आपका दिमाग भी ना भटके और आपको कुछ अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए। मैं अभी तो इतिहास के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके बारे में आपको 20 तक लेके आऊँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत होते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे अभी भी एक बार सीटेट के एग्जाम में पूछ दिया था कि रामायण में खंडों की संख्या कितनी होती है, तो कोई 7, 8, 6 और 9 ऐसे दे देता है। हाँ, तो उसमें 7 होते हैं। पूछ देता है कि अंतिम का कांड कौन सा होता है, तो उसमें दे देता है बाल कांड, उत्तर कांड, हाँ किसकिन्हा कांड, ये सब ऐसे दे देगा आपको, पूछ देगा उसमें कौन सा। उसी प्रकार इसमें भी इतिहास से पूछे जाते हैं कि कौन कौन से प्रश्न होते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, मंडल कितने हैं ऋग्वेद में, पहले तो हम ये जानेंगे। ऋग्वेद अभी हम बात किए ना ऋग्वेद की। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। कितने होते हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल है इसको पहले जानिए। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। अब 10 मंडल में वर्णित 4 वर्ग कौन कौन से? 10 मंडल में वर्णित 4 वर्ग कौन कौन से हैं? अब देखिए, जब वर्णित 4 वर्ग, इसमें पहले फंसाएगा। ऋग मंडल में पूछ देगा ऋग मंडल में मंडलों की संख्या कितनी है, तो 10 मंडल है। पूछ देगा इसमें वर्णित 4 वर्ग कौन कौन से हैं, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद फिर करेंगे, जिससे हम तुरंत फटाक से अपना दिमाग दौड़ाएंगे कि हाँ भैया ट्रिक क्या है। तो ट्रिक में हमारा सीधे सीधे है वच्छ सुवैव। क्या है ट्रिक? है मेरा ट्रिक क्या है इसका? वच्छ, ये वच्छ लिखिए, वच्छ सुवैव। ठीक है, वच्छ सुवैव बहुत सिंपल सा है, वच्छ सुवैव। तो इसमें जब मंडल की बात करेंगे, इसमें वर्णित 4 वर्ग कौन कौन से हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 4 जब हम वर्गों की बात करते हैं तो वर्ग में से यहाँ पर हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि वर्ग का मतलब यहाँ पर जाति से कर रहा है। तो थोड़ा सा हम अपने समझने के लिए कहेंगे जाति। तो जब वर्गों की बात करता है ऋग्वेद में, जब जाति की बात करेगा, ऋग्वेद में मंडल 10 मंडल में 4 वर्गों की बात की गई है। वह वक्ष, हाँ वक्ष सुवै, हाँ तो वक्ष, हाँ सुवै। जब आप इतना लिखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ व से हाँ ब्राह्मण, ठीक है, व से ब्राह्मण, समझ आ रहा है, ब्राह्मण, छ से क्षत्रिय, ठीक है, छ से क्षत्रिय, शु से शूद्र, ठीक है। यही चार का जिक्र ही मिलता है, ठीक है। वैश्य वैश्य, देखिए तो इतने चीजों को हम लोग जानते भी हैं। हम जानते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हमारे 4 जातियां, 4 वर्ग थे किसमें? ऋग्वेद में 4 वर्ग थे किसमें? ऋग्वेद में। परंतु हम अभाव में, ज्ञान के अभाव में हम नहीं बता पाते हैं कि कितने वर्ग थे। तो वर्णित 4 वर्ग थे ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में 4 वर्ग थे, कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वैश्य। अगर हमको ऐसे नहीं याद होता है तो हम इसको वक्ष सुवै जब याद करेंगे तो हमारा हो जाएगा। अगर हम इस ट्रिक को भी नहीं याद कर पाते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हमको ट्रिक बताने का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसमें यही बताना था कि ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 मंडल में वर्णित 4 वर्ग कौन कौन से हैं। जो 4 वर्ग हमारे यही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये हमारे 4 वर्ग हैं। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 5वां क्वेश्चन हम लेंगे कि वेदांग की संख्या कितनी है। तो अभी हम काफी जुड़ेंगे क्योंकि काफी लोग को नहीं पता है कि अभी तो आपको हमने बताया कि वेद, उपवेद, ठीक है, उपवेद के बाद ऋग्वेद में पूछा था कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, उसमें वर्णित
कितने वर्ग हैं? तो 4 वर्ग हैं। 4 वर्गों के नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये थे। अगला टॉपिक मेरा करते हैं वेदांग के बारे में। जब हम वेदांग की बात करेंगे तो वेदांग की पहले हम संख्या जानेंगे कि वेदांग की कितनी संख्या है। वेदांग की संख्या कितनी है, पहले संख्या को जानते हैं। तो वेदांग की संख्या हमारी 6, इस तरह लिखें या इस तरह हम लिखें। वेदांग की संख्या हमारी 6 है। अगर हम इंग्लिश में लिखे 6 को ऐसे तो 6 हो जाएगी। तो वेदांग की संख्या कितनी है हमारी? 6 है। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? अब 6 वेदांग के नाम, 6 के नाम की अगर हम बात करें, अब मान लीजिए 6 पूछ देंगे तो कोई नाम पूछ दे तो हम क्या बताएंगे? तो ट्रिक हमको तुरंत याद अगर थोड़ा सा भी रहेगा तो हम 6 वेदांगों के नाम हम फटाक से आप सभी के बीच में बता देंगे कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं। जैसे निसी कब जाए छ, निसी कब जाए छ, जो बिहार की थोड़ी सी इसमें बिहारी भाषा को लीजिए, भोजपुरी भाषा को, तो आप बहुत तेजी से पकड़ेंगे। इसमें लिख देंगे निसी, निसी कब, निसी कब जाए छ, निसी कब जाए छ, मतलब वो थोड़ा सा जब हम बात करेंगे बेगूसराय साइड में जाएंगे, जब बेगूसराय तक हम हिलेंगे, जब यहाँ पे पटना के आसपास बेगूसराय एक जगह है, जो बेगूसराय में अगर हम पहुंचेंगे वहां से 6 बोलते हैं, उधर की थोड़े से भोजपुरी लैंग्वेज, तो उधर से अगर हम ट्रिक को बनाए तो निसी कब जाए छ, निसी कब जाए छ, ये हमको याद करना है कि वेदांग की संख्या 6 है। तो ट्रिक है निसी कब जाए छ, याद कर लेंगे तो हम बहुत आसानी से बता देंगे कि नी का मतलब क्या होता है, नी का मतलब क्या होता है, और क का मतलब क्या होता है। तो नी का मतलब होता है निरुक्त, क्या होता है? निरुक्त। नी का मतलब क्या होता है? निरुक्त। क्या होता है? नी का मतलब निरुक्त, निरुक्त, निरुक्त। नी। सी का क्या होता है? जब हम सी की बात करेंगे तो सी का मतलब होता है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। वेदांग की बात कर रहे हैं। कब, क से क्या होगा? जब हम क की बात करेंगे तो कल्प, क्या हो जाएगा? कल्प। क से क्या हो जाएगा? कल्प। फिर उसके बाद फिर हमारा आएगा क ब। तो जब हम व की बात करेंगे, कब की बात, जब हम व की बात करेंगे तो व से हमारा हो जाएगा व्याकरण। क्या हो जाएगा? व्याकरण, व्याकरण। उसके बाद जाय, जब हम जा की बात करेंगे, जाय, जाय ले लेते हैं, जाय को एक में ले लेते हैं, तो जब जाय की बात करेंगे तो ज्योतिष, क्या हो जाएगी? ज्योतिष। तो हम ज्योतिष की बात करेंगे, ठीक है, ज्योतिष। और उसके बाद से छ से हमारी जो बात आएगी, छत्ता छ, समझते हैं ना, छतरी वाला छ, छ से तो हम छंद की बात करेंगे। तो इसमें वेदांग की बात करें तो वेदांगों की संख्या 6 है। पहला मेरा निशी, निशी कब जाए छ, निशी कब जाए छ, तो नि से निरुक्त, निरुक्त, और दूसरा है सी से शिक्षा, तीसरा है मेरा क से कल्प, और चौथा है मेरा व से व्याकरण, और मेरा पांचवा है मेरा जाय से ज्योतिष, और छठा है मेरा छ से छंद। तो ये वेदांगों की संख्या 6 होती है। निसी कब जाए छ, नि से क्या हो जाएगा? निरुक्त। छ से सी से क्या हो जाएगा? शिक्षा। क से क्या हो जाएगा? कल्प। और ब से क्या हो जाएगा? व्याकरण। जाय से क्या हो जाएगा? ज्योतिष। और छ से क्या हो जाएगा? हमारा छंद। जब ज्योतिष की बात करेंगे तो समझ लीजिए वेदांग की बात कर रहा है, और जब ये शिक्षा की बात करें तो समझिए वेदांग ही है, और छंद की बात करें तो वेदांग है, व्याकरण की बात करें तो वेदांग है, और निरुक्त और कल्प की बात वेदांग से की जाती है। तो मेरा आज का 5 ये टॉपिक जो था आप सभी के बीच में कंप्लीट हुआ। मैं 5 टॉपिक को ही लेके आप सभी के बीच में आता हूँ, और अगले दिन मैं आपको इसी के साथ हम प्राचीन इतिहास की ही बात को लेकर आएंगे। और शिक्षा आज्ञा दीजिए। नमस्कार।